राइट हम लोग सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर वाज हम कह रहे थे कि वी नीड टू टॉक अबाउट ट्रेसेस इन टू डायमेंशंस फर्स्ट और इन ट्रेसेस इन टू डायमेंशंस को बनाने की वजह ये है कि वी वांट टू देन ऐड द स्टिफनेस ऑफ द ट्रस टू द बीम एलिमेंट, क्योंकि अभी हमारा बीम एलिमेंट जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स फोर्सेस बेयर कर सकता है, मोमेंट्स बेयर कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो एक्सियल लोडिंग भी बेयर कर सके। तो हम उसका उसका तरीका क्या होता है कि हमें पता है एक्सियल स्टिफनेस किसी भी बार की हमने ऑलरेडी निकाली भी ट्रेस एलिमेंट के लिए। तो वी जस्ट वांट टू ऐड द स्टिफनेस ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ अ ट्रेस एलिमेंट इनटू द बीम। और इसमें एक जो चीज है कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है उसमें वी नो कि द एलिमेंट्स और द मेंबर्स कैन बी ओरिएंटेड एट डिफरेंट एंगल्स। हम प्लेन ट्रेसेस की बात ही कर रहे हैं। तो तो what we have here is a system of trusses, a plane truss structure है, उसके अंदर the orientation is different, मतलब सारे elements की। Now normally जब हम trusses की बात करते हैं we assume that all the joints are pinned, ठीक है। तो इस particular topic के अंदर we are assuming that this is still a truss structure, but what happens if instead of pin we have welds here? जब वेल्ड्स आ जाएंगे तो बेंडिंग का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इन दैट केस वी विल नीड बेंडिंग स्टिफनेस प्लस द ट्रस स्टिफनेस। तो वो वाला काम हम फ्रेम एलिमेंट में करेंगे, वो भी हम आज ही देखेंगे। राइट तो ये वाली कुछ चीजें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। एंड व्हाट वी हैव सेड बिफोर के हमारे पास दो डिफरेंट तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक्स एक्सिस है वो एलिमेंट की लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है और y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑफ कोर्स। और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंप्लीटली सेपरेट, उसका कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा होगा विद द लोकल सिस्टम। तो ग्लोबल x का विद लोकल x जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा। सेम चीज ऑफ कोर्स विल बी ट्रू फॉर ग्लोबल y टू लोकल y, ये भी थीटा ही होगा। नाउ किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पॉइंट की फोर्स, अगर मैं एक नोड की फोर्स देखूं, नोड 1 की फोर्स देखूं, यहाँ पे नोड 1 की बात हो रही है, तो नोड 1 पे जो भी फोर्स होगी दैट वुड be a vector quantity। तो ये बोल्ड वाली जो चीज है दिस इज द फोर्स एंड वी कैन डिफाइन द कंपोनेंट्स इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, लोकल या ग्लोबल। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि हमारे पास सारी जो इंफॉर्मेशन है एलिमेंट की वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। वी नो द फोर्स टाइम्स स्टिफनेस इक्वल, फोर्स इक्वल्स टू स्टिफनेस टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन है वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड है। we want to convert that into the global coordinate system। तो we need to find a way जिससे हम local to global conversion कर सकते हैं। उसके लिए what we want to do is basically इस final form में हमें जाना है। हम अभी जो बात करते हैं हम सिर्फ u1 u2 की बात करते हैं। u1 u2 is basically d1x and d2x और कुछ भी नहीं है, ठीक है। खाली लोकल के अंदर d1x hat और d2x hat जो हम छोटी सी hat बनाते हैं पड़ता है बिकॉज we are trying to signify local। This system, the final system global coordinates is going to be a 4x4 system। तो हम शुरू कर रहे हैं, let me just show you कि हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कि this is our 2x2 system और इससे हमने निकल के जाना है to a 4x4 system और there are few steps involved। तो पहला स्टेप हमने ये सारी चीजें पिछली क्लास में बात की थी। तो पहला स्टेप जो था वो ये था कि why not we just write this system in a 4x4 system। तो इसमें although y नहीं है but what we can do is we can introduce y, we can introduce y in this and we'll see what happens। तो we introduce a row for f1y and d1y and f2y and d2y। तो d1y because d1y itself is 0 and d2y is 0, एक ट्रेस की कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, it just deforms along its length। तो हमें ये भी पता है कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट 0 होती है तो व्हाट हैपेंस टू इट, उसकी जो रो और उसका कॉलम है वो हम 0 करके रिमूव कर देते हैं। तो एसेंशियली अगर हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके देखें, जिस तरीके से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं d1y d2y पे 0 करके देखें, तो विल फाइंड आउट दैट we'll get this reduced system directly। Why do we need this? We need this because our final system will be of this form। So we need to somehow apply some transformation on this
to convert this stiffness matrix to a global stiffness matrix. अब उसमें of course we expect the angle theta to appear there because हम कोई ना कोई rotation involve कर रहे हैं, तो we whatever the output is that would involve theta, right? तो ये वाली बात भी हमने कर ली थी कि हमने कहा था कि स्टिफनेस नॉर्मली जो होती है आपकी एक लोकल क्वांटम सिस्टम में वाई डायरेक्शन में कोई स्टिफनेस नहीं होती, तो दैट इज व्हाई वी हैव जीरोस देयर. जो हमारा फाइनल स्टिफनेस मैट्रिक्स है इट इज स्टिल a symmetric matrix, so that this is still a symmetric matrix, and we want to transform this thing now. So let's see what we do. तो local coordinate systems में अब हमारे पास एक system आ गया है which is 4x4, and we want to find another 4x4 linear system which is in the global coordinate system. So we need to relate the local forces to the global forces and the local displacements to the global displacements. ये हमें रिलेशनशिप डिफाइन करनी है या इन दोनों के बीच में. तो सेम हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनके दो तरह के कंपोनेंट्स हैं. वी नीड टू नो कि इफ आई वांट टू डिफाइन d1x hat in terms of d1x and d1y, can I do that? That's the basic idea. So जो कन्वर्जन होगी this will be divided between the two nodes. तो हम नोड, क्योंकि नोड 1 पे एक अलग वेक्टर है, नोड 2 के ऊपर एक अलग वेक्टर है, तो एसेंशियली जो कन्वर्जन हो रही है दोनों नोड्स की इंडिपेंडेंटली हो रही है. वी आर नॉट कन्वर्टिंग द एंटायर थिंग टुगेदर. वंस वी हैव some sort of rotation or transformation matrix for one node, we can then generate a larger matrix by assembling the two together. ठीक है. तो we need to now understand how components of vector change with coordinate transformation. और ये चीज of course this is nothing new. We have been using this in different courses for a long time. We'll just revise that very quickly. तो हमारे पास अगर कोई भी एक रैंडम वेक्टर v है और दो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंस हैं, एक लोकल एक ग्लोबल, तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स बन के आ रहे हैं which are these, so these are the components in the local coordinate system because ये x bar or y bar में define हो रहा है. Of course there are other components which can be defined in the global coordinate system. This is the idea. तो अगर हम इसके एक component की बात करें तो we talk about only the x component in the local system. अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाह ये रहे हैं कि क्या मैं इस कंपोनेंट को यूजिंग vx और vy डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. सो वी कैन ड्रॉ vx एंड vy हियर. ठीक. और आई कैन सी, क्योंकि एंगल हमें पता है ना, कि हमें पता है कि x का एंगल विद लोकल x इज थीटा, तो सिमिलरली y का एंगल विद लोकल y विद आल्सो बी थीटा बिकॉज परपेंडिकुलर लाइंस का सेम एंगल होता है. तो इफ वी डू दैट देन वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि हमारे जो ग्लोबल vx और vy हैं इनका अलोंग द लोकल x एक्सिस क्या कंपोनेंट बन रहा है. तो मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए अलोंग दिस लोकल vx और vy का कंपोनेंट चाहिए अलोंग द लोकल vx एंड दोस कंपोनेंट्स कम आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है. तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट आ गया vx cos थीटा, ये कंपोनेंट आ गया vy sin थीटा. And if you add the two together, you get the local Vx, and so we get an equation here, which we can write down later on. But right now we need to do the exact same thing for the local Y component as well. तो local Y component के लिए भी हम सेम काम करेंगे. हम अपना Vx और Vy ड्रॉ कर देंगे, and we can now see कि हमारे पास क्या components आ रहे हैं. तो अगर हम again हम global x और y डिस्प्लेसमेंट से कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं अलोंग द लोकल y कोऑर्डिनेट, तो अलोंग दिस ब्लू वेक्टर इसके अलोंग निकालना चाह रहे हैं. तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स दैट वी हैव. अब मुझे अगर लोकल y निकालना होगा तो दिस वुड बी दिस लार्जर कंपोनेंट माइनस दिस स्मॉलर कंपोनेंट, तो विल गेट दिस. यूजिंग दिस वी कैन राइट आवर टू इक्वेशंस व्हिच कम आउट टू बी लाइक दिस. इन इक्वेशंस को तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर. बहुत सिंपल सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा. तो इफ वी सी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे vx लोकल vy लोकल आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास vx और vy दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद cos एंड sin. तो वी कैन राइट दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वेशन. तो अगर हम
लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेक्टर बना दें लोकल एक्स एंड लोकल वाई कंपोनेंट्स का, और राइट साइड पे वेक्टर बना दें ग्लोबल एक्स और ग्लोबल वाई कंपोनेंट्स का, देयर विल बी अ 2 by 2 मैट्रिक्स हियर which multiplies with the global coordinates, global displacements. This is that equation. सर एक मिनट, जी सर एक मिनट बैक करिएगा जी स्लाइड। प्लीज, जी प्लीज। सर ये वी वाई के जो कोऑर्डिनेट्स लिए माइनस का वी एक्स, सर हमारा जो एक्सेस है वो पॉजिटिव पे ही नहीं है? नहीं, हम लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं कि वी वाई अगर मुझे चाहिए हो, ठीक है। जी सर। सबसे पहली चीज तो अगर मुझे वी वाई चाहिए हो तो मुझे, अगर मैं सिर्फ लेंथ की टर्म में बात करूं, देन आई कैन एक्चुअली शो यू द डायरेक्शंस एज वेल। सबसे पहले देखें कि ये जो वी वाई की लेंथ है, दिस इज दिस टोटल लेंथ जो वी वाई कॉस थीटा की आ रही है माइनस दिस वी एक्स साइन थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है ना? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके ओके। लेकिन इसको आप वेक्टर्स की टर्म्स में भी देख सकती हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर बन रहा होगा, अगर मैं वी वाई का वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, वी वाई का वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। इतने एंगल्स पे चीज को ड्रॉ करना इज अ प्रॉब्लम यूजिंग द ग्राफिक्स टैबलेट, something like this. So I'm not going to even try to make this correctly. And this one is something like this. ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन एक्चुअली ऑपोजिट है। आपने राइट हैंड रूल कंप्लीट करना होता है ना, तो जी सर, तो आपके पास समझ में आ गया सर। डायरेक्शन, सर समझ में आ गया, ठीक है समझ। ओके राइट। तो we have this equation, और इसके अंदर जो ये वाला मैट्रिक्स होता है, this is known as the rotation matrix that we have been using before, बहुत दफा यूज कर चुके हैं इस चीज को। This is used in CAD and mechanics of materials, और जहाँ पे भी बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है वहाँ पे यूज हो रहा होता है इस चीज को। द कन्वेंशन दैट वी कैन यूज, ये कन्वेंशन बुक में नहीं यूज हो रही, मैंने यूज की हुई थी, बट बुक में इसको मैं बता दूंगा वो लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम यूजिंग इज, आई एम सेइंग के cos थीटा को मैं L लिख रहा हूँ और sin थीटा को मैं M लिख रहा हूँ, तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। तो ठीक है, बुक के अंदर इसको वो आई थिंक बेहतर कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट आई यूज, एंड वो C और S यूज कर लेते हैं, बिकॉज we'll see later on कि we will get a lot of these terms in our final matrix. So we can't just keep on writing cos theta sin theta every single time. वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा लिखना। तो इट्स इजियर टू जस्ट डिफाइन दीज टर्म्स बिफोरहैंड, क्योंकि थीटा तो फिक्स है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज cos थीटा, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज sin थीटा, एंड देन वी कैन प्लग दोस वैल्यूज इन इंस्टेड ऑफ राइटिंग cos थीटा एंड sin थीटा एवरी सिंगल टाइम, राइट? तो this is known as the transformation matrix of the rotation matrix of a single vector in 2 dimensions, ठीक है। और ये डिफाइन क्या चीज कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है आपके लोकल वेक्टर को, वेक्टर इन द लोकल कोऑर्डिनेट्स विद द ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो एंगल आ रहे हैं, द एंगल वी आर मेजरिंग फ्रॉम द ग्लोबल टू द लोकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एंगल की डायरेक्शन, बिकॉज आपके पास कॉस में तो चलें, अगर एंगल डायरेक्शन चेंज करके आप माइनस साइन लगाते हैं, कॉस रिमेन्स द सेम, बट साइन स्विचेस, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम दूसरे में मूव करना चाह रहे हैं, उससे एंगल मेजर कर रहे हैं डेस्टिनेशन वाले तक का, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन का एंगल मेजर हो रहा है। तो ये चीज एक छोटी सी चीज है जो आपने जहन में रखनी है, बिकॉज ये थोड़ी सी चीज कंफ्यूजन होती है कि एंगल किस साइड, किधर से किधर मेजर करना है। तो बेसिकली सोर्स टू डेस्टिनेशन एंगल मेजर हो रहा है, एंड दिस इज जनरली ट्रू। तो किसी भी जगह पे आप यूज कर रहे होंगे तो यही वाली कन्वेंशन यूज हो रही होगी। What happens if I switch the directions? If I switch कि मैं लोकल टू ग्लोबल जाना चाह रहा हूँ, मेरा एंगल उल्टा मेजर होने लगेगा, तो मेरे ये सारे साइंस माइनस हो जाएंगे, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि cos minus theta will remain the same, will not change, but sin minus theta will switch the signs of the two signs. So basically, if you think about this, so this result is actually R transpose, क्योंकि वो माइनस और प्लस की डायरेक्शन स्विच हो गई, तो हमने उसको ट्रांसपोज किया हुआ, कुछ भी नहीं किया। एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स व्हिच विल टॉक अबाउट इन अ बिट। तो एनीवेज, सोर्स टू डेस्टिनेशन का एंगल मेजर हो रहा है, जस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट।
नाउ अब हमारे पास ऑफ कोर्स दो नोड्स हैं, दोनों पे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, दोनों पे फोर्सेस भी हैं, बट डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास दोनों हैं वो दोनों सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म हो रही होंगी। ग्लोबल जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लोकल। और हम ग्लोबल टू लोकल क्यों जा रहे हैं ये आई विल टॉक अबाउट इन अ बिट। हालांकि हमने तो कहा यह था कि हम लोकल सिस्टम से ग्लोबल में फाइनल आंसर निकालना चाह रहे हैं, बट what we have is we have our equation like this. So we already have an equation defined like this. So we have already got the vectors of the local coordinate system. So if I have this equation here, so I can bring this equation in this location. So हम local D को इसलिए define कर रहे हैं because then we can replace this in terms of the global D. ठीक है ना? That's the basic idea. Same thing force के लिए भी true होगी. So when once you replace this, then we will have an equation in terms of global forces and the global displacements. Right. So what we can do now is we can combine the two together. We can combine the two together to something like this. कि हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं. तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ इससे लिंक्ड है, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड सिंस d1x local d1y local do not depend on the global displacements at node 2, तो इसका वाला पार्ट यहाँ पे 0 0 आ रहा है सारा. ठीक है. सेम थिंग इज ट्रू, सेम लॉजिक इज ट्रू फॉर आवर d2 नोड 2 ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल. नोड 2 की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ नोड 2 के पे डिपेंड करती है. तो वी हैव l m minus m l here and the remaining part is 0. ठीक हो गया. So we have combined the two together into a 4x4 system, and both the transformations are happening independently, but we have merged them into a single matrix. So the resultant is a transformation matrix of a two nodal element which is 4x4. ठीक है. दो नोड्स पे आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, दोनों को हम ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं एंड यूजिंग दिस सिंगल मैट्रिक्स. तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट्स डालें एंड ट्रांसफॉर्म कराएं, यू विल गेट द आंसर. यू ठीक है. तो सेम थिंग कैन बी डन विद द फोर्सेस एज वेल. एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, सिर्फ सेक ऑफ कंप्लीशन के यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देयर इज नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन हियर. मतलब सेम ही काम हो रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था. Okay, there is one property of the rotation or the transformation matrix which is called the orthogonality. So we say that the transformation matrix or the rotation matrix is orthogonal. Orthogonal matrices वो होते हैं जिनका ट्रांसफॉर्म उनका इनवर्स होता है. ठीक है. And let me just define this. So let me just write this thing here. ठीक है. अब वी सेट कि हमारा जो सॉरी के नहीं है, दिस इज टी. So we have said that t is equals to L m minus m L, where L is cos theta, m is sin theta. And what we have now is कि हम अगर ये हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ग्लोबल x है और जो लोकल x है इनके बीच में हमारा एंगल थीटा आ रहा है. सही है. तो जो हमारा एंगल थीटा है इनके बीच में आ रहा है, तो अब हम अगर आई वांट टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम, so instead of saying this, I want to have a transformation from the local to the global system. This transformation here, what I can do in this equation, I can simply write, I can take this t to the other side, and that would result in what? That would result in t inverse, right, f local equals to the global f. ठीक. एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज आप ये देखें कि अगर मैं इस एंगल से डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा तो व्हाट वुड दैट बी? तो आई वुड से कि मेरे पास f is equals to
some other transformation matrix, we don't know what this is, multiplied by the local force vector, and this thing is equals to, I'm going to write the entire thing, so cos minus theta sine minus theta minus sine minus theta and cos minus theta, and multiplied by the local f. ठीक है, this turns out to be L minus M and L, ठीक है, multiplied by the local f. So if we compare this, so let us just write it as separately, this is my t, and if I compare this t prime with my original t, we see that this is just a transpose of this thing, ठीक है, although कि हमने यहाँ से ही prove किया कि this has to be inverse, but if we try to do this independently, we find out this is just the transpose of this. So that is why this property is true. And any matrix जिसमें ये property true होती है कि उसका inverse is actually just a transpose of that matrix, this type of matrices are known as orthogonal matrices. और this actually helps us a lot because हमें बहुत ज़्यादा ये वाला काम करना होता है कि हम matrices के inverse निकालने पड़ रहे होते हैं. And because of this property, this makes our life very, very easy because we don't need to actually calculate inverse transformations. We can just transpose the original matrix and we can find out the inverse. Okay, so this is just something which is important to note. Okay, आप इसको L square plus M square equals to 1 से prove कर सकते हैं. This is not necessary. अगर आप इस तरीके से prove करें तो this is much easier. The proof that we have just done is much easier to handle. Okay, putting it all together, what do we have? So we have, again coming back to the original schematic, कि आपके पास एक truss element है, उसमें आपके पास local और global coordinate systems के अंदर definition हो सकती है. We have displacements and we have forces, and we have found out that we can find out our forces and displacements, the local forces and local displacements in terms of the global equivalents using the transformation matrix. अब ये 4x4 system है, तो अब हम अगर local equation के अंदर अपनी local forces और local displacements को plug in कर दें, तो we get TF equals to local K multiplied by T times D, and now I can take this T to the other side. ठीक है, I can take this T to the other side and becomes T inverse, which is actually the T transpose multiplied by D. अब हमारे पास इक्वेशन की क्या फॉर्म हमें चाहिए थी? इक्वेशन की हमारे पास फॉर्म जो चाहिए थी, why are we calling this D? Because the form that we need is this. So anything that multiplies with D is actually my K matrix. तो D के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, this T transpose multiplied by the local K matrix multiplied by the transformation matrix. ठीक है, we just need to calculate this, and whatever the result is, that is just a standard stiffness matrix which we can just directly use. हमें उसको बार बार define नहीं करना पड़ेगा, we'll just use it like we defined the beam matrix and we were able to use that directly. So similarly आपके पास एक 4x4 का matrix निकल के आएगा which will be able to use. So this is the desired output relationship and this is our K. ठीक है, अब K होता क्या है? K निकालने के लिए we have our transformation matrix, we have our K matrix. अब this is a 4x4 transformation. You can do it by hand. It will take time. ठीक है, no need to do that. आपको properties में साथ में use करनी पड़ेगी. Cos square plus sin square equals to 1 to simplify things. We can use a software like MATLAB to do this symbolic thing if you want. But we don't necessarily need to do it because the output is only needed once and we can just use this every single time we need it. So आपके पास एक matrix निकल के आ गया, which is the K matrix in the global coordinate system of this is the K matrix of a truss element, and EA upon L पहले भी truss में आ रहा था, अभी भी आ रहा है,
now we have a 4x4 system जिसके अंदर cos और sin के combinations चल रहे हैं, and we know that L is cos theta and M is sin theta, and they can be defined in terms of the coordinates of the element as well. तो अगर आपको and we'll talk about this with examples as well कि आप directly angle calculate करके ये calculate कर लीजिए, वरना coordinates से निकालना चाहते हैं तो coordinates directly भी निकाल सकते हैं. Of course this was more designed for our undergrad students जिनको एक systematic हमें approach बतानी पड़ती है कि इस तरह करें फिर ये करें फिर ये करें, but of course this can help you as well. अगर आपको थीटा नोन है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर लीजिए, अगर आपको थीटा नोन नहीं है तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली cos और sin थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूलाज. एंड वंस यू नो दैट यू जस्ट नीड टू प्लग L and M in the equation and that's it, you get your result. ठीक है, treat this as a predefined stiffness matrix. तो अब जब solution के टाइम पे this is already defined, तो we just need to use it. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक सवाल आ जाता है इस तरह का, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक, और व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू आई थिंक सॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट्स. ठीक है, हमारे पास ये सिंबॉलिक ही पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से चल रहा होगा कि P1 P2 फोर्सेस अप्लाई हो रही है नोड 2 के ऊपर, नोड 1 भी फिक्स्ड है, पिंड है, नोड 3 भी पिंड है, एंगल्स हमें डिफाइंड है 45 डिग्रीज. ठीक है, दोनों एंगल 45 डिग्रीज हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट्स भी निकालनी है और स्ट्रेसेस भी निकालने. तो we'll go through a complete exercise, पूरी symbolic होगी just to understand the method, and then we'll look at some numericals as well. हम इसमें usually, because now things can get big, we can have 3 elements or 4 elements or something like that, and a lot of nodes will be connected to each other. तो एक काम हम करते हैं, वो हम कहते हैं कि हम नोड कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बना लेते हैं कि हर एलिमेंट को बता दें हर एलिमेंट किससे कनेक्टेड है. दिस इज जस्ट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग और कोई इसका पर्पस नहीं है. दिस जस्ट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग. जब भी मैं कोई एलिमेंट सॉल्व कर रहा हूँ तो आई ऑलरेडी नो कि किन नोड्स के बीच में बात हो रही है. तो दिस इज अ गुड, एंड दिस इज समथिंग व्हिच FEA सॉफ्टवेयर्स मेंटेन एज वेल कि हर एलिमेंट किन नोड से मिलके बन रहा है. दिस इज डिफाइंड as a data in the software as well. तो ये हर FEA सॉफ्टवेयर भी मैनेज कर रहा होता है वाला काम. तो इसे कनेक्टिविटी मैट्रिक्स कहते हैं. कि कनेक्टिविटी क्यों, कि हर एलिमेंट किन दो नोड से मिलके बन रहा है. ठीक, तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1 नोड 1 और 2 से बन रहा है, एलिमेंट 2 नोड 2 और 3 से बन रहा है. तो दिस 1 2 और 3 आर ग्लोबल नोड नंबर्स 1 2 3, एंड हर एलिमेंट का नोड 1 नोड 2 अलग है. तो एलिमेंट 2 का नोड 1 इज नोड नंबर 2 एंड एलिमेंट 2 का नोड 2 इज एक्चुअली नोड नंबर 3. ठीक हो गया. देन वी हैव आवर टेबल ऑफ नोडल कोऑर्डिनेट्स. इसको नोडल कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं कि आप हर नोड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, या फिर आप, क्योंकि हमें डायरेक्टली इस केस में एंगल पता था, वी कुड हैव वर्कड विद इट, बट दिस इज जस्ट एन अप्रोच. तो हम नेक्स्ट काम ये करते हैं स्टूडेंट्स से, हम कहते हैं कि आप नोड्स अपने स्पेसिफाई कर दीजिए और उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए. दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट कोसाइन एंड साइन लेटर ऑन. इस केस में हमें एक्चुअली पता था, we did not need this thing, but we are trying to establish a method of, let's say, which helps in the solution process, ease of the solution. उसके लिए ये method use करते हैं. नोड 1 हमारा जो था 0 0 पे था, नोड 2 इज ये 45 पे तो है. तो अगर हमारे पास एलिमेंट की लेंथ कैपिटल L है, दिस पॉइंट इज L cos 45 and L sin 45. ठीक है, एंड सिमिलरली व्हेन यू गेट हियर यू कैन फाइंड आउट नोड 3 के लिए, बिकॉज नोड 3 के लिए वी हैव x is 0 and y is L cos 45 and then again L cos 45, 2L cos 45. तो we have L cos 45 and L sin 45, and node 3 के लिए x is 0 and y is 2L sin 45 ले लें, cos 45 ले लें, doesn't really matter. डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे लेते हैं? डायरेक्शन कोसाइन लेने का तरीका ये होता है कि आप हर एलिमेंट की लेंथ आइडेंटिफाई कर लें, और क्योंकि इट्स पॉसिबल कि एलिमेंट्स की लेंथ चेंज हो रही होती है, तो इट्स इजियर टू एक्चुअली राइट द लेंथ हियर, एंड देन यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर एंगल्स एज वेल. अगर आपको एंगल डायरेक्टली पता है, जैसे इस केस में 45 का एंगल पता था, यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड डायरेक्टली राइट दिस, बिकॉज आपको एंगल पता है डायरेक्टली. बट अगर नहीं तो फिर यू नीड टू डू दिस. अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर एलिमेंट. हर एलिमेंट का एक्स एक्सिस जो होता है, तो लेट्स से आई ड्रॉ एन एलिमेंट हियर.
This is 1, this is 2. The x-axis is drawn from 1 towards 2. तो अब you have to define what is your direction, local direction. तो if I say कि मैं node 1 से लेके node 2 तक draw कर रहा हूँ, तो then this is my x-axis. सही है. अगर मैं node 2 से node 1 draw कर रहा हूँ, which is also possible. तो अगर मैं ये बोलूँ कि instead of this, I define my element 1 like this. This is possible and this will not actually produce an error in your calculation. This is possible to do. क्या आप बोल रहे हैं कि ये भी 2 to 1 चल रहा है, तो this is like this and this one is like this. Both of these are at angles. It is possible to have something like this. ठीक है ना? But we have already defined that our node 1 is 1, our node 2 is 2. So our direction that is coming is this direction here. This is for element number 1. And for element number 2, we are going from 2 towards 3. So we have a direction which is like this. This is for element 2. So we'll use this superscript parenthesis to find the element. क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें element to element जो repeat हो रही होंगी, तो we can distinguish between them by including this element number as well if you want to. ठीक है. तो अब कोई भी एंगल में निकालूंगा, this angle will actually show the direction of the local x with respect to the global x. ठीक है. तो इसको let me make this property. This is a head like this. तो आपके पास जो भी एंगल निकलेगा वो ये एंगल होगा. Similarly, जो इसका एंगल होना चाहिए, it should be this angle right here, from the global x to the local x. So if we go through this exercise, we can find it out. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं? We can just use the x and y coordinates here and calculate the cos theta and sin theta. अब यहाँ पे ये minus cos 45 और plus sin 45 यूज हो रहा है. अगर मैं इसको completely एंगल की फॉर्म में देखूंगा तो minus cos 45 का मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है. ठीक है. तो which means कि I am actually getting in this, यहाँ ये वाले एंगल की बात हो रही है, because the answer that I am getting is minus cos 45. तो this is correct. जो यहाँ पे 45 के टर्म्स में आ रहा है. यहाँ पे 135 क्यों नहीं शो हुआ? Because I'm just using the coordinates which are already defined here. तो ये automatically यहाँ पे अगर मैंने subtraction वगैरह की तो ये आंसर निकल गया. That's it. ठीक है. तो this is what we do, and then we can just plug it in. We already have our L, we have our M, so we can define the stiffness matrix of element 1. ठीक है. 1 by under root 2 L है 1 by under root 2 प्लस माइनस के साथ, एंड 1 by under root 2 की वैल्यू टर्म आ रही है L और M के अंदर. तो once I multiply everything, तो what I get is हर जगह पे मेरे को 1 by 2 आएगा, because L is 1 by under root 2, M is 1 by under root 2. Every place we get 1 by 2. 1 by 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, और बाकी प्लस माइनस जो भी बन रहा था, the correct sign that I have placed here. हर रो और कॉलम की एसोसिएटेड डिग्री फ्रीडम भी मेंशन है. तो दिस इज द कॉलम ऑफ d1x, then d1y, then d2x and d2y. सेम थिंग विद द रोज एज वेल. सेम काम हम एलिमेंट 2 के लिए भी कर सकते हैं. सेम चीज हो रही है, बिकॉज उसमें भी एंगल 45 था, तो 1 by under root 2 is L, 1 by under root 2 is M. प्लस माइनस का ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है, बिकॉज माइनस cos 45 चल रहा था. तो यहाँ पे जो माइनस प्लस की साइंस में चेंज आएगा एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के बीच में. डिग्री फ्रीडम ऑफ कोर्स डिफरेंट है, तो दिस इज बिटवीन 2 and 3. सही है. तो जो भी चीज करेक्ट चीज थी वो हमने मेंशन कर दी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू असेंबल द टू एलिमेंट्स टुगेदर, एंड दैट असेंबली इज शोन हियर. हाउ इज दिस फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड द सेम वे दैट वी हैव बीन डूइंग बिफोर. तो आपके पास जो भी एलिमेंट था उसकी करेक्ट रो और करेक्ट कॉलम के अंदर आपने उन एलिमेंट्स को प्लेस करना है. तो हमने दोनों एलिमेंट्स की लोकेशंस में उनको प्लेस करा दिया. जहां जहां ओवरलैप आ रहा था उधर एडिशन करा दी, एंड फ्रॉम दिस वी गेट आवर फाइनल इक्वेशन इज KD इक्वल्स टू F. ठीक है. तो KD इक्वल्स टू F लिख के देख लेते हैं. अब आपके पास फोर्सेस जो हैं वो पहले हम जो ट्रेसेस सॉल्व कर रहे थे तो वी ओनली हैड F1 एंड F2. नाउ वी विल हैव F1x, F1y, F2x, F2y, F3x, F3y. ठीक है. तो दिस इज समथिंग वी नीड टू राइट. ठीक है. जो फाइनल इक्वेशन हम लिख लेते हैं. फाइनल इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी. अब इसमें मैंने
ऑलरेडी बहुत सारे काम किए हैं। मैंने ऑलरेडी d1x d1y को ऑलरेडी रिप्लेस करा दिया है, मैंने d3x d3y को ऑलरेडी रिप्लेस करा दिया है, मैंने यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्सेस थी नोड 2 के ऊपर p1 एंड p2 उनको ऑलरेडी रिप्लेस करा दिया है। तो द रिमेनिंग फोर्सेस दैट वी हैव आर अननोन। ठीक है, तो हमें पता है कि these are zero because ये आपके पास जो नोड 1 और नोड 3 थे ये दिस वर पेंड, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। हमने ये बात की थी जहां पे डिस्प्लेसमेंट नोन होती है वहां पे फोर्सेस अननोन होती है, जहां पे फोर्सेस नोन होती है वहां पे डिस्प्लेसमेंट अननोन होती है। तो वी एट नोड 1 आवर डिस्प्लेसमेंट्स आर नोन बट आवर फोर्सेस आर अननोन, तो दीज आर रिएक्शंस एट पिन 1। एट नोड 3 डिस्प्लेसमेंट्स आर नोन बट द रिएक्शंस एट पिन 3 आर अननोन। नोड 2 के ऊपर फोर्सेस नोन है बट नोड 2 की दोनों डिस्प्लेसमेंट्स अननोन है। In order to solve this system, we can remove the rows and columns which are जिनकी displacement zero थी। ठीक है, whatever is left is our reduced equation system and we can write that down। ठीक है, और इसको solve करना is very very easy। ठीक है, तो we can even try to solve this thing डायरेक्टली सिम्बॉलिकली सॉल्व करके देख सकते हैं, बिकॉज 2002 है, इसका इन्वर्स ले लीजिए, इन्वर्स आ जाएगा। अब बाकी जो आपके पास इसको तो आप ये कर सकते हैं कि the easiest thing would be to just multiply this 2 inside, this would change to 1, this would change to 1, so you have an identity matrix here which goes to the other side and is retained as an identity matrix। और बाकी जो चीजें हैं L ऊपर चले जाएगा, EA नीचे आ जाएगा, तो you will have L upon EA here। ठीक है, and that would give you d2x and d2y, तो that thing can be done। हमने अभी यहाँ पे जो काम स्लाइड में किया हुआ है कि हमने इस 2002 का इन्वर्स निकाला हुआ है और इस पूरे फैक्टर को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। तो हमने जब 2002 का इन्वर्स लिया, खुद से ले लें कैलकुलेटर से, तो यू गेट 0.500.5। ऑफ कोर्स जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो दिस वुड बी 1001, तो दैट वुड हैव बीन इजियर। आई जस्ट रियलाइज दिस, बट मैंने नहीं किया था उस वक्त ये वाला काम। ओके, so we solve for d2x and d2y and we get these results। so this is हमारे पास आंसर आ गया। हमने exactly same काम किया हुआ है which we have done in the other topics and that's what FEA is। we just repeat the exact same thing, चाहे कोई भी physics apply हो रही हो, जो solution का method होता है that remains the same। यहाँ पे अब हमने कुछ और काम करना है। हमने ये देखना है कि ओके ग्लोबल हमें पता चल गई, बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस किसी भी ट्रस का जो होगा वो उसके स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा होगा। एंड कोई भी एलिमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ एन एलिमेंट। इफ आई ड्रॉ दिस एलिमेंट, इसका आपके पास जो लोकल एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके अलोंग आपकी जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी दैट वुड डिटरमिन द स्ट्रेन इन दिस एलिमेंट एंड द स्ट्रेन विल देन डिटरमिन द स्ट्रेसेस। So we need to now convert the global displacements back to the local displacements to calculate our strains, and from there we can calculate the stresses in the element। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं, but time is now completely running out, so we need to rejoin। So please rejoin and then we can continue। Thank you। Right, so what we have is we have already done this part, so let me just come to the part where this is where we stop। ठीक है, तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि we need to find out stresses in the truss element। ठीक है, stresses निकालने के लिए of course हमें strains पता होने चाहिए, but for that we need to go back to the local coordinate system। we already have our transformation matrix for that। ठीक है, हमें पता है वो transformation matrix क्या है, तो we can quickly do that and let's see how we can get there। तो हमें कुछ काम जो कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लोकल इक्वेशन बन रही है दैट इज दिस इक्वेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एलिमेंट 1 की इक्वेशन हम देख रहे हैं कि आपके पास नोड 1 और नोड 2 के जो लोकल फोर्स हैं दैट्स इक्वल टू द लोकल स्टिफनेस टाइम्स द लोकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लोकल डिस्प्लेसमेंट्स और जो आपके पास लोकल फोर्सेस हैं वो ग्लोबल से कैलकुलेट हो सकती हैं यूजिंग द इक्वेशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट बिफोर। ठीक है, we can do that। तो what we can do is we can convert this thing into an equation, into a matrix equation। तो again होगा क्या, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, तो दिस विल बी
कॉलम वेक्टर विद 2 रोज, ठीक है, तो आपके पास d1x d2y एक वेक्टर बन जाएगा कॉलम। राइट हैंड साइड पे यू हैव 4 डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, सो यू हैव d1x d1y d2x d2y, तो we will get a vector with 4 displacements, and we need to convert these 4 displacements to 2 displacements, so we'll have a matrix multiplying with it which is 2 by 4, something like this, ठीक है। तो essentially हम क्या कर रहे हैं, हम 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लिख रहे हैं, जैसे हमने पहले 2 इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशंस कराई थी, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। पहली 2 जो टर्म्स हैं यहाँ पे, वो सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो हमने बाकी 2 को 0 0 कर दिया। तो एसेंशियली 2 इक्वेशंस है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन, उनको साथ में लाके लिख दिया और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। तो d2x का d1x लोकल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिमिलरली d1x d1y का d2x लोकल के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो दैट इज व्हाई देयर इज 0 0 0 0 रिटन हियर, ठीक। सेम काम आप फोर्सेस के लिए भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो इफ आई हैव my global force vector for any element or global displacement vector for any element, I can find the local ones using these transformations, ठीक हो गया। तो अब we can look at now कि हम strain कैसे निकालेंगे। तो strain निकालने के लिए we know किसी भी एक simple से अगर truss element है और हम बिल्कुल linearized strain निकालना चाह रहे हैं, then it's just the displacement 2 minus displacement 1, that gives you the change in the length of the element divided by the length itself. You get the strain in the x direction. Of course, you can convert this thing into a matrix as well if you want to. So we have to do that, we can write something like this. अब ये मैंने क्यों किया, because we now have a vector here with d1x local d2x local, जिसका हमने एक और मैट्रिक्स इक्वेशन निकाली थी। So if you try to see this thing is actually going to give you the exact same thing. आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d1x के माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, d2x के प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो you get d2x minus d2y, which is the exact same thing written before. अब what I can do is here I can replace this equation, ठीक है। तो अगर मैं ये इक्वेशन को लोकल वाले वेक्टर की जगह पे रिप्लेस करा दूं तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। सो इट इज मतलब इजी सी चीज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एंड आई कैन मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस टुगेदर। अब हमें ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो आई हैव 1/2 सिस्टम हियर एंड आई हैव अ 2/4 system here, inner dimensions match, so of course this is possible. The output would be a 1/4 रो, यानी एक रो बन के आएगी आउटपुट में मेरे पास। तो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन देन यूज एंड आई कैन फाइंड आउट अ सिंगल इक्वेशन फॉर स्ट्रेन इन अ ट्रस मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कम्स अप नाउ, अब मुझे बार बार लोकल निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे अगर स्ट्रेन चाहिए तो मैंने एक उसकी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन करके अभी यहाँ फाउंड आउट एन इक्वेशन, ठीक है। तो whenever I need to calculate the strain in a 2-dimensional truss element, तो we just need to come here and find this out कि हमें इसमें अब global to local conversion करने की जरूरत नहीं है, conversion already built in है इसके अंदर, ठीक है। तो you just if you have your L and you have your M, of course अगर हमने solution किया तो ये आपको पता है element के लिए, आपको element की global displacements already पता है, solve कर चुके हैं आप, then you just plug everything in here and you can find out the strain, and if you just multiply this thing with E, you can calculate the stresses as well. तो E के लिए आपने सेम काम यही करना है कि आपके पास एक ग्लोबल D वेक्टर है, दिस D इज एक्चुअली दिस एंटायर थिंग, ये इसको हम D वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे कैरेट साइन भी नहीं बना हुआ, तो दिस इज नॉट अ लोकल थिंग, दिस इज अ ग्लोबल D, तो दिस इज ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, तो दिस इज गोइंग टू हैव 4 टर्म्स, नोड 1 और नोड 2 की x और y डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक हो गया। तो अगर आप इसमें से E हटा देंगे तो यू गेट द सेम थिंग, यू गेट द स्ट्रेन, E मल्टीप्लाई कर देंगे यू गेट स्ट्रेसेस। तो अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट यूज दिस इक्वेशन, यू डोंट नीड टू गेट बैक टू दैट कन्वर्जन। तो आपने खुद से पहले लोकल में कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत, उसके बाद स्ट्रेन निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दैट। अगर आपको वो चीज बेहतर लग रही है कि बजाय इसके ये करें आप स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट विल लीड टू द एग्जैक्ट सेम थिंग। बस इस इक्वेशन में हमने सारी चीजें ऑलरेडी करके मर्ज करा के रख दी हैं। ठीक हो गया। तो मूविंग ऑन, तो व्हाट वी हैव नाउ इज वी हैव we will continue with our example which we are talking about। तो अगर मुझे एलिमेंट के स्ट्रेसेस निकालने होंगे तो आई कैन जस्ट plug my plug everything back into my stress equation। तो this is minus L minus M L M, और मैंने उसमें d1x d1y को 0 कर दिया because that is 0 there, and I just do everything and I can find out the stress in element number 1। एलिमेंट 2 के लिए भी हम सेम काम कर सकते हैं, बस उसमें एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, उसके कॉस और साइन की वैल्यूज प्लग इन हो गई एंड दैट्स इट। मतलब इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक, वी ऑलरेडी हैव द फॉर्मूला, यू कैन जस्ट फाइंड दैट आउट। यहाँ पे सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज यूज्ड अ लॉट इन द बुक बाय लोगन, एलिमेंट की वेरिएशन शो करने के लिए, बिकॉज सिग्मा के साथ और कोई चीज नहीं आ रही, और सिग्मा in this simple element sigma is constant in a single element। ठीक है, बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट को लीनियर ले रहे हैं, तो स्ट्रेन इज जस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक लीनियर टर्म पे डेरिवेटिव लेते हैं इट बिकम्स अ कांस्टेंट। तो इन दिस सिंपल फाइनाइट एलिमेंट सिस्टम जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को लीनियर ले रहे हैं, उस केस में आपके हर एलिमेंट के अंदर स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेसेस आर कांस्टेंट। हर एलिमेंट के अंदर अपना स्ट्रेस है, अपना स्ट्रेन है, एंड इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो सकता है बट एक एलिमेंट के अंदर इट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं एंड देन वी कैन स्विच टू फ्रेम एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट वी हैव हियर इज 2 बार्स अगेन। तो हमारे पास 2 बार स्ट्रेस सिस्टम है। इस केस में हमें कुछ चीजें क्या क्या नोन है हमें, लेट्स सी। तो वी नीड टू डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन ऑफ नोड 1। तो वाई डायरेक्शन इसमें थोड़ी सी रोटेट करके दी हुई है, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एसेंशियली व्हाट वी हैव, वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। Displacement in the x direction of node 1 is given to us, delta is known, so we have a known displacement at 1 in the x direction 50 mm. A force P is applied in the y direction here, 2 or 3 are pinned। ठीक हो गया। आपके पास E and A दोनों एलिमेंट के सेम है, L आपको निकालनी पड़ेगी। तो we have 4 in horizontally, 3 vertically, तो of course with the Pythagoras theorem the length of element 1 would be 5 of course। ठीक है, तो let's see how to solve this thing। तो हमें अपनी वो पता चल गई कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने रोटेट करके दिया है, but exactly what the reason is I have no idea, but we'll use what is given to us। तो x and y हमें मिल गया। दिस इज द ग्लोबल सिस्टम, हर एलिमेंट का सिस्टम अपना होगा एंड इट इज नॉट इवन नोन टू अस। वी विल डिफाइन कि हमारे एलिमेंट का सिस्टम क्या होगा once we define which node is the first node in the element and which node is the second node in the element। तो once we decide that, फिर हमें अपने x लोकल पता चल जाता है। ओके, तो हमें पता है कि d1x is -50, d2x and d3x and d2y and d3y are all 0। F1y, this one is 1000 kilonewtons, so this is known to us। In order to solve this thing, we'll start off with the same thing। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, हम अपना कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बनाएंगे। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1 का नोड 1 हम 1 ले रहे हैं, 2 का 2 नोड 2 ले रहे हैं, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। एलिमेंट 2 के लिए नोड 1 इज स्टिल 1 एंड नोड 2 इज 3। तो हम अपनी डायरेक्शंस हमने डिफाइन कर ली। तो हमारी जो एलिमेंट की डायरेक्शंस फॉर्म हो रही हैं, दे आर एक्चुअली लाइक दिस। So this is for element 2 and this is for element 1। ठीक है, फिर हमारे पास कनेक्टिविटी मैट्रिक्स के बाद हम फिर कोऑर्डिनेट्स के मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो दिस इज अवर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नोड्स 1 2 3 के लिए 1 के लिए कोऑर्डिनेट 0 0 0,
नोड 2 के लिए x के अंदर you're going 3 and y के अंदर you're going 4, तो 3 4 आ गया, and node 3 is x 0 है और y is 4. तो once we have that, then we can define our directional cosines. x2 minus x1 upon length, y2 minus y1 upon length. आप इस तरह कर लीजिए, या फिर अगर आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एंगल निकालना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट एज वेल. जस्ट मेक श्योर कि आप जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो ग्लोबल टू लोकल कर रहे हो. तो जैसे यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ना, तो ग्लोबल टू लोकल हमने अपना डिफाइन करना है. तो सिमिलरली आपका जो थीटा 2 होगा, इट इज दिस एंगल व्हिच इज 90 डिग्रीज, बट it is this angle from global to local x2. So once we have these three things, then we are ready to actually write stiffness matrices. तो हमारा असल काम जो है वो L और M निकालना है, but the remaining two things help us in finding this out. तो हम जब ये लिख दिया, then we can just pick our already predefined K matrix for two-dimensional truss element. L और M की वैल्यू एक एलिमेंट के लिए उठाएंगे, उसको प्लग इन कर देंगे, तो एलिमेंट 1 की वैल्यूज प्लग इन कर दी. ठीक है, we can simplify things and we can get K1. We can do the same thing for element 2. We're just plugging in the values of E, A, and L, and we are plugging the value of small l and small m. Again, simplify things, you get K2. ग्लोबल फॉर्म करना है. ग्लोबल फॉर्मेशन इज अगेन, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज है. यू आर नाउ वेरी फेमिलियर विद दिस. आपके पास एक एलिमेंट 1 आ रहा था, एलिमेंट 2 जो हमारे पास था वो 1 और 3 के बीच में था. तो एलिमेंट 2 जो था वो आपके पास 1 और 3 के बीच में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहा है. ठीक है, तो वी एड एवरीथिंग अप. तो जहां जहां ओवरलैप आ रहा है वहां आपके पास, फॉर एग्जांपल इन दिस नोड 1, यहाँ पे डायरेक्ट समेशन हो रही होगी किसी किस्म. तो वी हैव दैट, एंड आपके पास जो ग्लोबल इक्वेशन फॉर्म हो रही है उसके अंदर वी नाउ नीड टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस में अब हमारे पास 2 स्टेप्स हो जाएंगे. तो एक हमारे पास पहला स्टेप ये है कि वी हैव अ फ्यू बाउंड्री कंडीशन, फ्यू नोडल डिस्प्लेसमेंट व्हिच आर 0. तो जो 0 है पहले उनको डील करते हैं, जो 0 है. ठीक है, तो 0 क्या क्या है, d2x d2y d3x d3y. तो ये 4 रोज जो हैं ये वाली, तो these 4 rows and the associated columns go away. तो we have a reduced system like this. ठीक, बट अब हमारे पास एक नोन डिस्प्लेसमेंट भी है. नोन डिस्प्लेसमेंट को यूज करने का तरीका ये होता है कि वी कैन रिमूव द रो, उसकी रो रिमूव कर देते हैं, बट जो दूसरी रो होती है उसके अंदर इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो 0.48 वुड मल्टीप्लाई विद d1x. इस टर्म को इस डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते एंड देन वी मूव दिस थिंग टू दी अदर साइड, बिकॉज आप इसको खाली इग्नोर नहीं कर सकते. अगर ये 0 होता ना, 0 में हम इसलिए डिलीट करते थे बिकॉज ऑल्दो दिस इज मल्टीप्लाइंग विद 0 इट गेट्स टू 0, बट नाउ दिस इज अ नॉन क्वांटिटी, दिस इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी. तो आपको इसको केटर जरूर करना है, आप खाली रो रिमूव नहीं कर सकते. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय 0.48. तो 0.48 डेल्टा माइनस के साथ यहाँ पे आया, इसको हमने दूसरी साइड पे मूव कर दिया. तो वी एंड अप विद ए सिंगल इक्वेशन. तो आपके पास f1y p था, p is equals to 25 200 and sorry, this thing what did I do? Okay, this is okay. सही, ये अभी मैंने वाला काम किया नहीं, अगले स्टेप में होगा. तो we and I have, this is a mistake. So this actually moves, क्योंकि यहाँ पे forces पहले लिखी हुई है on this side here. So my mistake. तो please correct this thing कि आप इसको forces वाली साइड में मूव कराएंगे. तो पहले यहाँ पे हमने एक्चुअली अपनी पूरी इक्वेशन लिख दी है. तो we have written equation here. 0.48 डेल्टा जो है हमारे पास, इसको we can take to the other side. We end up with p plus 0.48 multiplied by 25,200 delta, and this thing is equal to 1.89 d1y. आप d1y कैलकुलेट कर सकते हैं, you will get some result out of this. ठीक है,
d1y सॉल्व हो गया सर मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर ये जैसे कि आपने ये f1y का बाउंड्री कंडीशन p थी वो इसको इक्वल कर दिया, सर हम इसको इक्वेशन की सूरत में भी तो सिंपल लिख सकते हैं ना। मतलब सर मैंने जो अपने सॉल्व किया वो ये किया कि p इज इक्वल टू 25,200 लिख दिया बाहर, और माइनस का 0.4 मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दे जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं, और ये इक्वेशन मतलब बोथ आर द सेम थिंग ना। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब सिर्फ इसमें इशू ये है कि here we ended up with only one equation, बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक 3x3 सिस्टम बन रहा हो, एक 3x3 सिस्टम बन रहा हो, और इस 3x3 सिस्टम की एक रो जो है ना वो आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट नोन हो, या 4x4 सिस्टम बन रहा हो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट नोन हो। उस केस में आप जाहिर है सारी इक्वेशंस तो अलग अलग करके नहीं लिखेंगे ना। तो व्हाट वुड हैपन इज कि आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपके पास मैं इस तरह का सिस्टम बन रहा था कि लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप सो दैट इट्स या सो इफ आई हैव लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये सब रिमूव हो गया और मेरे पास ये सिस्टम बचा, एंड नाउ लेट्स अज्यूम कि मेरे पास d1x जो है वो माइनस डेल्टा है। तो व्हाट आई वुड डू इज कि मेरे पास जो यहाँ पे जो दो टर्म्स आ रही होंगी ना जो कि डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, दीज टू टर्म्स व्हाट आई वुड डू, लेट्स से कि दिस इज x and y, what I would do is कि I will write this solution like this. So it would be 25,200 and d1x की रो और कॉलम रिमूव हो जाएगी, तो ये रो भी रिमूव हो जाएगी, ये रो भी रिमूव हो जाएगी, ये कॉलम भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज लेफ्ट इज 1.89 minus 0.48 and this is minus 0.48 0.36 d1y d2x equal to f2 no sorry f2y हो जाएगा ये, this is f2y and sorry नहीं f1y है and f2x है, and what I would do is I would take this xy vector multiplied with minus delta, take it to the other side, so this would be minus है तो plus कर देंगे plus xy into delta, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ये जो एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स वाई टाइम्स डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा था, वो मैंने रिटेन करना है, वो मैंने रिटेन किया हुआ है, एंड दिस थिंग इज डन बिकॉज आप एक सिंगल इक्वेशन है, एक दो इक्वेशन है, फिर तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिसमें एक नोड डिस्प्लेसमेंट है, तो देन आप जाहिर है कि 5 इक्वेशन अगर बन गई, 4 इक्वेशन बन गई, तो आप सारी इक्वेशंस को अगर फिर से अलग करके लिख लेंगे, तो देन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट यू विल नीड टू रीफॉर्मेट अगेन, क्योंकि आपने उसको सोल्यूशन जो करना है वो आप जाहिर है लीनियर अलजेब्रा से ही कर रहे हैं, तो आप a इक्वल्स टू ax इक्वल्स टू b से सॉल्व कर रहे हैं जो लीनियर सिस्टम होता है, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि पहले आप इक्वेशन लिखें, उसके बाद यू कम बैक टू दिस अगेन अ मैट्रिक्स इक्वेशन, यू कैन डायरेक्टली जस्ट मूव दैट थिंग टू द अदर साइड। तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग जो भी रो और कॉलम रिमूव हो रहा है उसके अंदर जो बाकी इक्वेशन जो रिटेन्ड इक्वेशन है उनके जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको हम नॉन डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी ट्राई टू रिटेन दिस वैल्यू, बिकॉज इसके बगैर आंसर सही नहीं आएगा, एंड दिस इज नाउ अ नोन क्वांटिटी, तो वी टेक इट टू द फोर्सिंग फंक्शन, तो हम जो फोर्स वाली साइड होती है उस साइड पे ले जाते हैं, तो दिस कंबाइंड टुगेदर विल एक्ट एज माय फोर्स, ये चीज हो रही है। तो होपफुली दिस इज क्लियर। अगर आप एक सिंगल इक्वेशन बन रही है एंड उसको आप डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे भी मैंने वही काम किया हुआ है कि मैंने उसको कंप्लीट इक्वेशन लिखी है फिर उसको सॉल्व कर लिया, इफ यू डू दिस इज फाइन, बट in cases where you have 2x2 systems or 3x3 systems in the final reduced equation, उस केस में फिर मसला करेगा ये। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड एज वेल, जो ये वाली चीज हमने लिखी है, ताकि आप आपने से जो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही चीज
बताई थी स्टिफनेस वाले में, उसमें आपने क्या किया था, ये जो F2x था ना, उसमें प्लस का डेल्टा जो भी एक टर्म थी वो आ रही थी, मतलब आपने फोर्स मैट्रिक्स के अंदर ही उसको ऐड करा दिया था। F2x प्लस यहीं पे, यहाँ पे भी यही ऊपर जो सर आपने ऊपर जो पेन से चीज लिखी है ना, जी सर, यही काम किया हुआ है, जी सर, यही होता है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि सिंगल इक्वेशन थी तो यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ी बिकॉज इट्स अ सिंगल इक्वेशन। बट अगर बड़ी इक्वेशन होती, ज्यादा इक्वेशन होती, 3x3 सिस्टम लेट से होता, देन आप 3 इक्वेशन लिखते, फिर डेल्टा को इक्वेशन के अंदर मूव कराते, उसके बाद फिर रीफॉर्म करते अपना मैट्रिक्स सिस्टम, उसका फायदा नहीं था। तो दिस इज अच्छा डायरेक्टली। सर, यहाँ पे सर यहाँ पे जो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है वो वहां पे जाके पॉजिटिव हो गया, ये चीज आपने करी है या आपने उसको जी जी, पॉजिटिव भी करना नहीं 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 नहीं, डेल्टा नेगेटिव था, जी, दूसरी साइड पे वहां जाके जी अपोजिट जी जी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सर एक और ये चीज बता दी, जो हमारे नीचे डिफ्लेक्शन आ रही है, ये ड्यू टू द डायरेक्शन हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन और कौन कन्वेंशन सी हमारी डिफ्लेक्शन, डेल्टा, अपवर्ड। डेल्टा की बात कर रही हैं? सर ये जो आपने जी जी सर जो हाँ -3 ले बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि डेल्टा इज ऑन द हाँ इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जी सर, ठीक है, डायरेक्शन की वजह से हम ये जी नेगेटिव कर रहे जी, हैं, ठीक है सर, ओके। ठीक है, हो गया, ओके राइट। तो if you have d1 y then we can proceed to find other things as well। तो अगर मुझे एलिमेंट की फोर्सेस निकालनी है, एलिमेंट की फोर्सेस क्या होती हैं? एलिमेंट की फोर्सेस आर F1x local, F2x local is equals to the local k multiplied by the local displacements। local displacements हमने already एक पीछे solve की हुई, we know that the local displacements are like this and we know the global solution now, so we can plug everything in and we can find this out if we want to। now this is not something which is नेसेसरी कि आपको हर दफा करना पड़ रहा हो, डिपेंड्स कि आपको क्या चीज निकालनी है। तो अगर आपसे एलिमेंट फोर्सेस पूछी हुई है तो दिस इज द वे टू डू इट, ठीक है। तो आप एलिमेंट फोर्सेस जो होती हैं दे आर k टाइम्स d लोकल सिस्टम के अंदर, और लोकल डिस्प्लेसमेंट को हम ग्लोबल से निकाल सकते हैं। तो वी प्लग एवरीथिंग इन एंड वी कैन फाइंड आउट दिस एंड वी कैन डू द सेम थिंग फॉर एलिमेंट नंबर 2 एज वेल इफ यू वांट टू। ठीक हो गया। आपको इसमें सब कुछ पता है, आपको अपनी ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट भी पता है, आपको एल और एम की वैल्यूज भी पता है, तो वट एवर इज लेफ्ट यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो विद दिस आई एम डन विद दिस 2D ट्रस एलिमेंट्स। इसमें चैप्टर 3 के अंदर जो जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं इन असाइनमेंट प्रोबेबली, उसमें जो 2D का पार्ट है उसके अंदर आपको इसकी डिटेल्स वगैरह और मिल जाएंगी, तो यू कैन रीड दैट पार्ट एज वेल। और अभी कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मर्जिंग द टू टुगेदर। अब हम बीम और ट्रस को मर्ज कर देंगे और उसमें हमें कोई चीज री इन्वेंट नहीं करनी पड़ेगी। वी ऑलरेडी नो द स्टिफनेसेस ऑफ द टू सिस्टम्स। हमें ट्रस की स्टिफनेस भी 2 डायमेंशंस में पता है, हम बीम की स्टिफनेस को निकाल सकते हैं 2 डायमेंशंस के अंदर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंस्टेड कि हम लोकल सिस्टम के अंदर दोनों को मर्ज करा देंगे और फिर जो हमारा ऑलरेडी डिटरमिन्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उससे फिर उस लोकल बीम प्लस ट्रस एलिमेंट जो वहां फॉर्म हो रहा है उसको 2 डायमेंशंस के अंदर रोटेट करवा देंगे। तो दिस इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू टेक, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर व्हाट वी कॉल अ फ्रेम एलिमेंट, ठीक है। तो we want to learn to write the stiffness of the frame element, then assembly करना देखना है, जो कि standard चीज़ है, boundary conditions apply करना, problem solve करना देखना है, which is again the points 2 and 3 are same for all types of finite element, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर एक हम simple beam की बात करें, अभी हम कोई इसमें ट्रस की स्टिफनेस ऐड नहीं करा रहे, तो this is the stiffness, we have talked about this in the previous class। और इसको अगर मैं 2 डायमेंशंस के अंदर रोटेट कराना चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रोटेट दिस इन 2 डायमेंशन एंड सी के व्हाट हैपेंस। तो मेरे पास अब ग्लोबल एक्स वाई है, लोकल एक्स वाई है। अब इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लोकल एक्स डिस्प्लेसमेंट आई हैव अ लोकल वाई डिस्प्लेसमेंट एंड आई हैव अ phi1 एंड phi2 एज वेल। अब बाय द वे phi1 और phi2 का जो एक्सिस बन रहा है दैट इज जो रोटेशन होती है दैट इज इन द परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वो हमारे पास z एक्सिस पे बन रही है। तो अगर मैं x और y को रोटेट भी करा रहा हूँ तो z एक्सिस रिमेन्स द सेम, तो phi में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। phi विल रिमेन phi1 एंड phi2 इन लोकल एंड इन ग्लोबल क्वांटम सिस्टम, ठीक है। तो अब हम सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाह रहे हैं वो d1y और d2y की कराना चाह रहे हैं। तो if we want to rotate this thing at any arbitrary angle, we know that this is the transformation। और
रोटेशन एंगल डज नॉट चेंज विच मीन्स phi 1 and phi 2 विल नॉट चेंज. तो अब मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बन के आ रही है इट इज लाइक दिस. तो हम we are not even writing this thing because हमारे पास d1x में we don't need anything. तो we only need to get d1y local from d1x and d1y. सही. और ये चीज हम आगे इसी हम समझने के लिए कर रहे हैं. आफ्टर दैट विल कम बैक टू द लोकल सिस्टम जहाँ पे हम दोनों ट्रस और बीम को ऐड कराएंगे एंड देन विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. बट वी जस्ट वांट टू सी कि अगर मुझे खाली बीम एलिमेंट को रोटेट कराना हो इज दैट पॉसिबल और नॉट. तो आई हैव माय ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स जिसमें phi 1 phi 2 सेम है दोनों में, एंड वी हैव अ लोकल डिस्प्लेसमेंट्स जिसमें d1x और d2x लोकल आर एक्चुअली जीरोस. तो उनकी रोज जीरोस हैं, वी डोंट नीड देम इन द आउटपुट. वी हैव समथिंग लाइक दिस. और उसके बाद वी कैन रिपीट द सेम थिंग. तो वी कैन से कि मेरे पास क्योंकि लोकल इक्वेशन जो फॉर्म हो रही है दैट कैन बी रिटन, इसमें मैं लोकल फोर्सेस को ग्लोबल में लिख सकता हूँ, लोकल डिस्प्लेसमेंट्स को लोकल में ग्लोबल में लिख सकता हूँ. I can take this transformation matrix to the other side. So this become T transpose multiplied by the local K multiplied by the T, and this entire thing is my global K matrix. And if you just multiply it together, you end up with something like this. इसमें capital C and capital S are cos and sin. ठीक है. तो this is just the टू डायमेंशनल बीम एलिमेंट्स स्टिफनेस मैट्रिक्स. अगर मैं किसी भी एंगल के ऊपर बीम एलिमेंट को ले रहा हूं, अगेन उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ही होगी. ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ही हो रही है लोकली देख रहे हैं. ठीक है. जो भी लेंथ बन रही है बीम की एट दैट पर्टिकुलर एंगल उसके परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हो रही है. बट ग्लोबली यू विल नाउ हैव डिस्प्लेसमेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस एज वेल. ठीक है. जो ग्लोबल एक्स वाई के अंदर है. So any matrix you have in any stiffness you have in a local coordinate system, you can transform to a global coordinate system. This is true for anything. और transformation matrix 2D के अंदर हम देख लिया क्या होता है. This is going to remain the same. ठीक. So we learned that this is possible. Now what we now want to do is we want to pick a beam element and we want to add axial stiffness to it. यानी कि उसकी along the length stiffness add करना चाह रहे हैं. तो beam plus truss element जो होता है उसको हम frame element कह रहे होते हैं. Essentially हमारा जो element form होगा वो ये काम कर रहा होगा. तो it will be able to handle forces F1, Fy and Fx. दोनों डायरेक्शन में forces handle कर सकता है, moments भी handle कर सकता है. इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उसमें रोटेशंस भी होंगी और एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स भी होंगी लोकल में. ठीक है. तो अब एक्सियल इफेक्ट्स भी हैं और बीम के इफेक्ट्स भी हैं, दोनों इफेक्ट्स हैं. ठीक है. ये एक डेफिनेशन ही लिखी हुई और कुछ भी नहीं है कि आपके पास जो रिजिड प्लेन की हम बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं. So we can consider this to be a truss structure which is instead of being pinned is it's now welded, जो हम पहले बात कर चुके हैं. तो आपके पास बेंडिंग इफेक्ट्स भी आ रहे हैं और एक्सियल फोर्सेस भी आ रही हैं क्योंकि लोड बेयरिंग हो रही है. ठीक. ओके. वी जस्ट पुटिंग एन assumption. वो अपनी assumption लगा रहे हैं कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि एवरीथिंग is in a single plane. ठीक है. We are not talking about a 3D system at this point. अब हमारे पास जो बीम होती है उसके अंदर प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज E, I and L. जो आपके पास ट्रस होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज E, A and L. तो हमारे पास अब जो चीज निकल के आ रही है उसमें द आउटपुट इज कि हमारे पास E, A, I, L, all these properties are important. Plus theta because हमें rotation भी देखनी पड़ेगी. So all of this needs to be known in order to write the stiffness matrix of the frame element. अगर हम अपने frame element को summarize करें तो it has two nodes. It has displacement, local displacements in x, y direction plus a rotation. So 3 degrees of freedom per node. You have 2 forces in one moment per node. हमें जो प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक चाहिए दैट्स L, लेंथ पता होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी पता होना चाहिए. मटेरियल प्रॉपर्टीज में वी नीड मोमेंट आवर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. तो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी नोन.
हम अब नाउ लेट्स सी कि हम इसके एलिमेंट की स्टिफनेस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टिफनेस जो है इसकी होगी, वी हैव टू एलिमेंट्स, वी हैव अ ट्रस एलिमेंट एंड वी हैव अ बीम एलिमेंट एंड दे नीड टू बी मर्ज्ड टुगेदर इनटू अ सिंगल एलिमेंट। अच्छी बात यह है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, कि जो इसमें आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है वो बीम में नहीं है, और जो जिनकी बीम में बात हो रही है वो ट्रस में नहीं है। तो सब अपने अपने इंडिपेंडेंट रोज में एग्जिस्ट करेंगे, कोई ओवरलैप नहीं आएगा। तो essentially इसके अंदर what we can do is we can add a row for f1x and f2x, and here I can add a row for d1x and d2x, और जो नई रोज और कॉलम्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसके अंदर हम अपने ट्रस को प्लग इन कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास बीम अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसके अंदर हमने अपने ट्रस को प्लग इन कर दिया। One thing we have to do here is we have, since AE upon L और EI upon L cube independent, तो we need to take them inside। तो हमने AE upon L को K1 कह दिया और EI upon L cube को हमने K2 कह दिया। Without this we can't actually proceed, ठीक है। तो ये हमने वापस अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, और whatever is left उसमें हमने अपनी x वाली जो रोज और कॉलम्स है उसके अंदर अपने ट्रस को प्लग इन कर दिया। तो K1 माइनस K1, यहाँ पे एक माइनस K1 होगा एंड दिस इज K1, एंड दिस इज आवर फ्रेम एलिमेंट इन द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कोई हमने नई स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म नहीं किया, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द रिजल्ट्स ऑफ बोथ बीम एंड ट्रस। तो हमने सिर्फ उनको ऐड कराया, लेट्स से असेंबल कराया टुगेदर इनटू अ कंबाइंड सिस्टम। इसकी अगर मुझे लोकल से ग्लोबल में कन्वर्जन करानी होगी, वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट। वी नो दैट इन ऑर्डर टू डू दैट आई नीड टू डू दिस थिंग। मुझे ग्लोबल में निकालने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय टी ट्रांसपोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड। के को हमने लोकल के को हमने इनवर्स से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कराया और टी से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराया, तो वी कैन फाइंड आउट द ओवरऑल सिस्टम। और इसको वी कैन एक्चुअली, वी नो व्हाट दिस के इज, वी नो व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में सिर्फ एक चीज हमने देखनी है कि आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट्स को रोटेट कराना है, तो डिस्प्लेसमेंट्स की जगह पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ रहा है कॉस साइन माइनस साइन कॉस, और रोटेशन वाली जगह में फाई वाली जगह पे 1 आ रहा है। सो दिस इज अ 6x6 मैट्रिक्स and this is a 6x6 matrix. So this entire thing, when you solve it, the result will also be a 6x6 matrix. ठीक है, तो the result that I'm going to show is going to be a fairly large matrix. ठीक है, काफी बड़ा matrix है, there are a lot of terms in it. So this will not be, मतलब कि कोई ट्रिवियल काम नहीं कि फॉर्म नहीं हो जाएगा। इसको सिर्फ एक मैट्रिक्स को लिखने में टाइम लगता है। तो of course when you multiply this इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को उसके साथ, तो you are going to introduce the cos and sin terms inside। ठीक है, तो that matrix is this one। अब ये काफी बड़ा सा मैट्रिक्स आ रहा है, I understand, but again if you see you have repeated terms, a lot of repeated terms। तो आपको, if we are intelligent about it, we can just solve the repeated terms and अलग से सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन वी कैन राइट देम, वी कैन प्लग देम इन। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम 12y अपॉन एल स्क्वायर और 6i अपॉन एल को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज दे आर रिपीटेड अ लॉट, एंड देन वी कैन कीप ऑन सॉल्विंग आवर टर्म्स। तो फॉर एग्जांपल ac स्क्वायर प्लस 12y अपॉन एल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली टर्म भी आपके पास रिपीट हो रही होगी कई जगह पे, तो ये टर्म यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। इसी तरीके से आपके पास कुछ और लोकेशन में भी ये टर्म रिपीट, जैसे साइन स्क्वायर वाली टर्म में ये भी कुछ जगह पे आ रही होगी, a माइनस 12y अपॉन एल स्क्वायर वाली टर्म में ये भी मल्टीपल लोकेशन, सेकंड लास्ट में, ठीक है, सेकंड लास्ट में। जी जी जी। तो what you should do is, इसकी जो टर्म्स है, सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप ये वाली जो कॉमन टर्म्स है ना, ये दो कॉमन टर्म्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, ये कर लें, उसके बाद यू कैन जस्ट फिल आउट वन ट्राइंगल। आपने, क्योंकि एक लोअर हाफ तो रिपीटेड होता है, तो आप डायगोनल के अपर वाली चीज को प्लग इन कर दीजिए, यू गेट योर रिजल्ट आउट। ठीक है, दिस विल टेक टाइम। ठीक है, ये कोई इसका फायदा ये हो सकता है कि इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद मैटलैब और समथिंग लाइक दैट, यू कैन
write the code for this matrix. तो आप इसको एक दफा लिखना है, लिख दीजिए पूरा मैट्रिक्स को, and then next time when you have to solve something for an assignment or something, then you can just plug in the values of A, I, L, E, C, S, everything plug in करें, वो पूरा मैट्रिक्स का प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर, then you can solve it as you like. तो you can prepare those scripts as well, कि आप अपने formulas वगैरह स्क्रिप्ट के तौर पे डायरेक्टली लिख के रख लें, ताकि आप जब सॉल्व कर रहे हो कोई चीज़ तो आपको आसानी हो, जल्दी हो जाए काम आपका, ठीक है ना. तो इन एग्जाम्पल फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि उसके ऊपर आपके पास फोर्सेस भी अप्लाई हुई होंगी, मोमेंट्स भी अप्लाई हो रही होंगी. इट्स अ वेल्डेड स्ट्रक्चर, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट्स भी हो रही होंगी, इसमें बेंडिंग भी हो रही होगी, तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. तो वी कैन लुक एट एग्जांपल. सर एक चीज पूछनी है. जी जी सर एक चीज पूछनी है. जब आपने बीम एलिमेंट कराया था तो आपने कहा था कि बीम में हमारे पास कोई ना कोई एक चीज गिवन होगी, लाइक अगर फोर्स गिवन है तो वो अननोन होगा डिस्प्लेसमेंट. तो सर वो केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा जब हम बीम पे कर रहे होंगे. ठीक. हमने वो बीम के टॉपिक में बताया था, बट वी सेड कि दैट इज जनरली ट्रू इन एनी एफईए, क्योंकि आपके पास एफईए में जो सिस्टम बन रहा होता है दैट्स एफ इक्वल्स टू के डी, राइट. तो हर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट उसकी अगर रो में देखें ना आप, तो हर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक फोर्स होती है, ठीक है. तो हम अगर उस रो की डिस्प्लेसमेंट नोन है तो उस रो की फोर्स अननोन होगी, अगर फोर्स नोन है तो डिस्प्लेसमेंट अननोन होगी. तो फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है, ठीक है, इस पे एंड आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज माय एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर मेरा वाई एक्सिस है. अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास F4y नोन है, तो D4y इज अननोन. सिमिलरली अगर मेरे पास लेट्स से कि F2x नोन है, तो मेरे पास D2x इज अननोन. यहां पे मेरे पास लेट्स से M6 नोन है, तो phi6 इज अननोन, ठीक है. हर डिस्प्लेसमेंट की एक एसोसिएटेड फोर्स होती है. तो फाई के लिए m है, F1x के साथ D1x है, F4x के साथ D4x है. तो ये पेयर्स है ना, तो हर पेयर में से एक चीज नोन होगी. एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर बीम और फ्रेम, ये सब चीजों के लिए ट्रू है. अगर आप हीट ट्रांसफर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये टेम्परेचर नोन होगा या फ्लक्स नोन होगा, दोनों चीजें नहीं नोन होगी, ठीक है. ओके सर, जनरली ट्रू. अच्छा, लेस देन 1 मिनट. सर रिजॉइन कर लेते हैं. जी लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग. लेट्स rejoin and let's try to solve this thing then. Right. तो ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि क्या करना है. there are 3 elements and this is a frame structure. आपके पास दो अप्लाइड लोड्स हैं, एक फोर्स है नोड 2 के ऊपर इन द एक्स डायरेक्शन, और नोड 3 के ऊपर एक अप्लाइड मोमेंट है. नोड 1 एंड नोड 4 आर फिक्स्ड, व्हिच मीन इन नोड्स के ऊपर displacements as well as rotations are 0, and we need to solve for the nodal displacements and the element forces and moments, elemental forces and moments निकालने हैं, ठीक है. So once we have the result, we need to convert our displacements to the local system and find out the elemental forces and moments. So let's see. अच्छा, ये जो क्वेश्चन होंगे फ्रेम के, they are, since the matrices are very large, इनको मैनुअल सॉल्यूशन वुड बी वेरी डिफिकल्ट. तो आई वुड एनकरेज यू एट दिस पॉइंट कि आप लोग मैटलैब या फिर कोई ऐसा टूल जो है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ हम कर रहे हैं, तो वो आप सीखें और उसके बेसिक से ट्यूटोरियल को इसे उठा लीजिए. नेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है. हमारा पर्पस अभी जो है एट दिस पॉइंट सिर्फ ये है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू राइट मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई देम, और इन्वर्स कैसे लेना है. अगर मुझे कोई रो एलिमिनेट करानी है, कोई कॉलम एलिमिनेट कराना है, इफ आई कैन डू दैट और नॉट, इस टाइप के काम करने, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हम करा रहे होते हैं अप्लाई, तो हम कोई रो कोई कॉलम को रिमूव कर रहे होते हैं, वो वाले काम करने. कोई एम्प्टी रो ऐड करानी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ, वी नीड टू लर्न टू डू दिस थिंग्स, ठीक है. तो ये छोटी सी चीज़ है, ट्राई टू गो थ्रू दिस, ट्राई टू लर्न दिस. इससे आपका जो टास्क हैं बहुत ईजी हो जाएंगे, स्पेशली इन योर असाइनमेंट्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो let's see what to do. हमारे पास we already have, we know whatever
स्टिफनेस एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स इज एलिमेंट 1 के लिए इंफॉर्मेशन हमें पता है सारी कि हमारा एलिमेंट 1 ओरिएंटेड वर्टिकली अप है, तो हमारे पास थीटा बिकम्स 90 डिग्रीज, ग्लोबल एक्स ऐसे है, ग्लोबल लोकल एक्स विल बी वर्टिकली अप, ठीक है, ये रहा। cos 90 becomes 0, sin 90 becomes 1. जो कॉमन फैक्टर्स इस एलिमेंट में आ रहे थे वो हमने लिख दिए, 12i upon l square, 6i upon l, e upon l, ये हमने लिख दिए, एंड देन वी प्लग एवरीथिंग एंड वी जस्ट गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट, ठीक है, टाइम लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, वी गेट दैट के मैट्रिक्स। इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, इट्स जस्ट सम अरिथमेटिक व्हिच नीड्स टू बी डन। Same thing we can do for the remaining elements as well. So element 2 के लिए the local x direction is highlighted here. The angle becomes 0. ठीक है, तो cos 0 becomes 1, sin 0 becomes 0. Remaining factors निकाल लिए, सब कुछ इसके अंदर plug in किया. You can find out the element 2 stiffness matrix. Element 3 के लिए भी हम same काम कर सकते हैं. रिपीट करें सारी चीज को एंड वी फाइंड आउट द स्टिफनेस ऑफ एलिमेंट नंबर 3. इट विल ऑफ कोर्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे अरिथमेटिक करने वाली चीज है विच विल टेक टाइम. दिस आई अंडरस्टैंड, दिस वोंट बी वेरी क्विक. जो 3 मैट्रिक्स फॉर्म होंगे अपना खुद टाइम लेते हैं फॉर्म होने में, बट विल राइट नाउ विल सी समथिंग विच विल मेक अवर लाइफ इजी, ठीक है. वी वोंट नेसेसरली नीड टू राइट द एंटायर मैट्रिसेस, सो लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब What I'm saying here कि हमारे पास अब जो मैट्रिक्स हैं बहुत बड़े बन रहे हैं. हर नोड के ऊपर वी हैव 3 डिस्प्लेसमेंट्स. तो इफ वी हैव 4 नोड्स, द फाइनल मैट्रिक्स इज 12 by 12. अब 12 by 12 का मैट्रिक्स लिखना और उसके बाद उस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके रिड्यूस करना, इट्स डजंट सीम फीजिबल. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस बिफोर इवन राइटिंग द मैट्रिक्स, writing this complete numerical matrix. Instead, we can consider something. We can consider that अगर ये एक element है, so let's say this is element number 1, then this element is actually just consisting of 2 nodes. Let's say अगर ये node 1 है तो node 1 और 2 के बीच में बात हो रही है, तो वो जो हर नोड की एसोसिएटेड चीजें हैं, दे आर लाइक दिस. तो अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो वी हैव 4 पार्ट्स लाइक दिस, ठीक है. This entire thing is node 1, this is node 2, this is node 1 and this is node 2. ऐसे ही है, because this is d1x, d2, d1y and phi 1, d2x, d2y, phi 2, and same thing with the rows as well. तो हम इस पूरे पार्ट को we can call k11, this we can call k12, this we can call k21 or k12 because it's symmetric, and this we can call k22. ठीक हो गया, बल्कि इसको k21 ही कहना चाहिए, सिमेट्रिक तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है. दिस इज k21, राइट. और वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है. तो वी हैव रिप्रेजेंटेटिव स्टिफनेस मैट्रिक्स. इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक कोई भी एलिमेंट का स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म होता है. और ये चीज ट्रू है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपका ट्रस एलिमेंट हो, चाहे वो बीम एलिमेंट हो, चाहे वो फ्रेम एलिमेंट हो, दिस इज ट्रू, ठीक है. 2 नोड्स की बात हो रही है तो हर नोड की डायगोनल के ऊपर उस नोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और दूसरी जो है ना वो इंटरडिपेंडेंस है कि नोड 1 की डिस्प्लेसमेंट किसी और डिस्प्लेसमेंट को कैसे अफेक्ट करेगी. ठीक है. तो this in our case at this point, this each of this sub matrices is a 3 by 3 matrix, जैसे यहाँ पे शो है, ठीक है ना. और इसको हम यहाँ पे कलर कोड भी कर सकते हैं. तो इट्स आई कैन नाउ रिमूव एवरीथिंग.
अगर आपके पास ये बीम एलिमेंट होता तो दिस वुड हैव बीन 2x2 सिस्टम। अगर ये ट्रस एलिमेंट होता लोकल कोऑर्डिनेट्स में, दिस वुड हैव बीन अ 1x1 सिस्टम, बिकॉज आपके पास ट्रस एलिमेंट जो होता है a e अपॉन l 1 minus 1 minus 1 1. This thing is already, this thing is k11, this thing is k12, this thing is k21 and then k22. This thing is already like this. सही है। So depending on the element, the size of these submatrices can change, but the basic structure remains the same. अब what we can now do is, instead of writing the entire matrices, we can assemble our matrices using this डमी मैट्रिसेस जो हमारे पास बन रहे हैं, इनकी हेल्प से हम अपने ग्लोबल मैट्रिसेस को फॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस फॉर्म लाइक दिस। तो आपके पास एलिमेंट 1 जो है नोड 1 और नोड 2 के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो एलिमेंट 1 यहाँ पे नोड 1 और नोड 2 के बीच में दिखाया हुआ है। तो एलिमेंट कहाँ पे शो हो रहा है, लेट मी जस्ट शो दिस इज हाईलाइटिंग द एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का अपना k11 k12 होगा, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट नंबर भी शो करना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो I represents the element number, तो I can be 1 2 और 3 in our case। तो हमारे पास एलिमेंट 1 की कंट्रीब्यूशन क्या है, एलिमेंट 1 की कंट्रीब्यूशन ये आ रही है हमारे पास बिटवीन नोड्स 1 एंड नोड 2। एलिमेंट 2 की कंट्रीब्यूशन आ रही है नोड 2 और नोड 3 के बीच में, और एलिमेंट 3 की कंट्रीब्यूशन आ रही है नोड 3 और नोड 4 के बीच में। जहां जहां कॉमन आ रहा था वहां वहां हमने सम करा दिया, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये वाले मेथड किस वक्त इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास कंप्लीटली फिक्स्ड पॉइंट्स हो, कुछ जहां पे ऐसे नोड्स हो जहां पे सारी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बिकॉज अगर किसी पॉइंट पे सारी डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, वी कैन देन एलिमिनेट दैट सब मैट्रिक्स एंटायरली। बिकॉज अगर 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं और 3x3 सिस्टम है, तीनों रोज तीनों कॉलम रिमूव होंगे तो पूरा सब मैट्रिक्स रिमूव हो जाएगा। तो वी हैव d1x d1y phi 1 are 0, d4x d4y and phi 4 are 0. So what we can do is we can remove the first row and the fourth row, and we can remove the first column and the fourth column, and we end up with this subsystem here. And the advantage now is that you can now just simply directly write the submatrices here. You don't need to determine the complete element matrices, तो वो स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो इफ यू फाइंड अ प्रॉब्लम, और ये चीज सब पे ट्रू है, बीम पे भी ट्रू है, तो अगर आप बीम के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड वन एंड इज फिक्स्ड और बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है, देन अब बीम के केस में दिस वुड बी अ 2x2 सब मैट्रिक्स। तो आप इसको सब मैट्रिक्स की फॉर्म में फॉर्म कीजिए, उस पर ऑलरेडी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए, अपनी जो मैट्रिक्स है बीम का उसको डिवाइड कर लें डिफरेंट रीजन्स में। तो और फिर सिर्फ जो पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट 1 के अंदर भी नीड k22, तो सिर्फ k22 जो है मेरा मिस्टेक है, दिस थिंग इज सपोज टू बी k22, मैंने पीछे भी गड़बड़ की हुई होगी, नहीं यहाँ पे सही है, ओके ठीक, यहाँ पे गलत है, तो दिस थिंग इज k22, ओके ठीक है। तो मुझे सिर्फ k22 चाहिए, तो जब भी एलिमेंट 1 के बजाय पूरा लिखने के एलिमेंट 1 के लिए मैं सिर्फ ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि फाइनल रिजल्ट मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। एलिमेंट 2 में मुझे पूरा मैट्रिक्स चाहिए, तो एलिमेंट 2 में पूरा कैलकुलेट कर लूँ। एलिमेंट 3 में मुझे सिर्फ k11 चाहिए, तो एलिमेंट 3 के लिए मैं सिर्फ k11 कैलकुलेट कर लूँ। एंड दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, ठीक है। एंड वी कैन देन गो अहेड एंड राइट अ रिड्यूस सिस्टम, ठीक है, वो रिड्यूस सिस्टम लिख लीजिए एंड वी कैन सॉल्व इट। अब दिस इज स्टिल a 6x6 सिस्टम, तो इट्स यू विल नीड टू सॉल्व दिस यूजिंग कंप्यूटर, या आपके कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड टू लर्न टू यूज सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टूल्स। मैटलैब कर लें, इजीली एक्सेसिबल है सबके लिए, और भी है, मैथमेटिका पे किसी में काम किया हो, और मेपल पे काम किया हो, किसी भी चीज़ यू कैन यूज दैट। पाइथन, इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट, आप मैटलैब कर रहे हो या पाइथन कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट विद वन ऑफ देम, ठीक है, कोई भी चीज़ से स्टार्ट कर ले, मैटलैब से शुरू कर लें, पाइथन से शुरू कर लें, ठीक हो गया। तो this is basically the part where we have our reduced system, we have our we need to now solve this thing। आपके पास
नोन फोर्सेज हैं, सारी अननोन डिस्प्लेसमेंट्स हैं. आप इस के मैट्रिक्स को उठा के दूसरी तरफ लेके जाइए, सॉल्व कीजिए, यू कैन फाइंड आउट द अननोन डिस्प्लेसमेंट. अब जाहिर है ये सॉल्व करने के लिए इट्स अ 6x6 सिस्टम, तो इट विल रिक्वायर सम कंप्यूटेशनल एफर्ट. अदरवाइज मतलब आपको काम हाथ से नहीं कर पाएंगे, तो किसी कंप्यूटर से करना पड़ेगा, वो कर लीजिए. Anything in this which we need to discuss at this point? Otherwise, I can move on. Okay. Now, हमें element forces निकालनी थी. Element forces निकालने के लिए we know that the local displacements are transformation times the global displacements. आपके पास transformation matrix 6x6 का है, और element 1 के केस में we know C0 S is 1, तो we can find this out. आपके पास transformation matrix क्या बन रहा है? आप global displacement vector जो element 1 का है उसको transformation matrix से multiply करेंगे. Local K matrix आपको दोबारा निकालना पड़ेगा. This is not a simple task नहीं है. This is actually something which will require a lot of effort. Frame elements is probably really bad. हाथ से solve करने के लिए it's not easy. ठीक है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे K required है, और इसका K जो है this is also something which needs to be calculated again. Local K भी आपको solve करना पड़ेगा. There are a lot of terms in it. तो solve कीजिए. And once we have the local displacements and we have our local K, we can multiply them together to calculate the local forces. अब ये local forces आ रही हैं, इनकी कोई ना कोई graphical representation होगी, but at this point we need to appreciate कि ये जो step हुआ है, this is not a direct step. हमें D known था, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें एलिमेंट 1 के लिए कैलकुलेट करना पड़ा यूजिंग द कोसाइन एंड साइन ऑफ एलिमेंट 1. लोकल के मैट्रिक्स हमें एलिमेंट 1 के लिए कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में निकाला होता है. लोकल कोऑर्डिनेट्स का जो हमने शुरू में मैट्रिक्स फॉर्म किया था वो हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ा. एंड देन वी हैड टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस टुगेदर. तो दिस इज ए 6x6 सिस्टम. दिस इज अ 6x6 सिस्टम and this is a 6x1 vector. ठीक है, तो 6x6 multiplied by 6x6 multiplied by 6x1 will give you a 6x1 vector output. ठीक है ना. अब जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं we can actually show them on the element if we want to. मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपके पास नेगेटिव x में फोर्स आ रही है at node 1 which is ठीक है, ये वाली फोर्स आ गई नेगेटिव. लोकल कोऑर्डिनेट आपका इस तरीके से डाउन है. ठीक है, तो उसके बाद आपके पास इसमें देयर इज समथिंग नॉट राइट. व्हाट इज रॉन्ग हियर? 49 ओके सही है. तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ये वाली है. ठीक है, तो 4990 आपके पास पॉजिटिव है. दूसरे एंड पे आपके पास जो एक्स है दैट इज plus 3700, so it is shown in the positive direction. 4990 is in the minus y direction, वो भी shown है. Anything anti-clockwise is positive, तो वो anti-clockwise को हमने positive show किया. यहाँ पे we can represent something like this, and we can repeat this thing for the other elements as well. But this is not is something which is मैनुअली ये चीज इतनी ज्यादा जो है एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि कोई मैनुअली ये काम कर रहा होगा, बिकॉज दिस विल टेक यही काम करते रहेंगे आप 1-1.5 घंटे तक बैठ के, अगर हम इतनी पूरी मैनुअल करने देते हैं. तो जो मैनुअल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर डिजाइन्ड, द क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड सच अ वे दैट दे रिड्यूस टू मोर सिंप्लीफाइड सिस्टम्स के 3x3 या 4x4 तक आपका बाउंड्री कंडीशन वहां लगने के बाद आपका सिस्टम 3x3 या 4x4 पर रिड्यूस हो जाए. दैट इज द जनरल आइडिया इन दैट वी यूज. ठीक है, so but for assignments or something like that we try to have this problem जिसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है कंप्यूटर्स की, कि जिसमें हम इजीली अगर कोई चीज़ नहीं भी आती तो टाइम लगा के उस चीज़ को देख लें. ठीक हो गया. तो एक एग्जांपल मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बस उसके बाद विल स्टॉप एंड आई शो यू द सॉफ्टवेयर जो हम बात कर रहे थे कि हम बेसिक इंट्रोड्यूस मैं कर दूंगा आज की क्लास में, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व समथिंग सम डिटेल प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास इन द सॉफ्टवेयर.
ये प्रॉब्लम देखिए, अब ये प्रॉब्लम जो है इसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग भी आ रही है, तो we'll have to use the same appendix in order to convert this distributed loading into equivalent nodal loads. ठीक है, सिस्टम क्या है हमारे पास, दो एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, एलिमेंट 1 एंड 2, तीन नोड्स हैं 1 2 एंड 3। एलिमेंट 2 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है 5000 पाउंड पर फीट, ठीक है, और 1 एंड 3 आर फिक्स्ड। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग के जो भी इक्विवेलेंस होती है उससे निकालूंगा तो दिस सिस्टम कन्वर्ट्स टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया, दिस इज द एंटायर थिंग, और कुछ भी हमें नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो हमें ई ए आई और एल पता था, लेकिन और कोई फोर्स नहीं पता, बट दीज आर द ओनली द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स आर देयर। आगे के स्टेप सारे सेम है, तो हमारे पास अगर हम एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हैं तो अगेन यू डोंट नीड टू डू इट, आप उसको पूरे सिस्टम को सब मैट्रिक्स के फॉर्म में बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कीजिए। व्हाट हैपेंस इज ओनली नोड 2 इज लेफ्ट, सिर्फ नोड 2 का जो पार्ट है ना, दोनों एलिमेंट से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आप सिर्फ वो कैलकुलेट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे कंप्लीट मैट्रिसेस फॉर्म किए हुए हैं, तो आई शो यू द मैट्रिसेस। तो मेरे पास एलिमेंट 1 के अंदर उसके जो भी कोसाइन साइन और कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे वो करते हुए वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज के। सिमिलरली फॉर एलिमेंट नंबर 2 वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज के, एंड नाउ वी नीड टू मर्ज द टू टुगेदर। यू डोंट नीड टू डू दिस स्टेप, आप डायरेक्टली स्टेप पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी ग्लोबल सिस्टम फॉर्म हो रहा होगा दिस विल बी द सिस्टम। तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन आ रही है कि दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट 1 एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट 2। ठीक है ना, तो अब हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास नोड 1 एंड नोड 3 आर फिक्स्ड, node 1 and node 3 are fixed, then which means our system reduces to this। तो हमारे पास ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, all of this goes। हमें सिर्फ K22 चाहिए और K11 चाहिए एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के अंदर से, बट दैट्स इट। ठीक है, वी जस्ट नीड दिस। तो आप बजाय इसके कि ये पूरी कैलकुलेशंस करें, आप रेलेवेंट सब मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए और उसको फाइनल रिजल्ट के अंदर प्लग इन कर दीजिए। यू डोंट नीड टू सॉल्व द एंटायर थिंग। ठीक है, 3x3 सिस्टम फॉर्म हो रहा है एंड दिस कैन नाउ बी इजीली सॉल्व। तो आपके पास जो रिड्यूस सिस्टम है उससे आप के पास वो बन जाएंगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन बन जाएगी। नोड 2 के ऊपर देयर इज नो अप्लाइड नोडल फोर्सेस, आपके पास F2x F2y M2 डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड से आ रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड से चीज आ रही है वी कैन कीप दैट एंड वी कैन सॉल्व फॉर अवर रिजल्ट्स। अब ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ये ऐसे सॉल्व हो रहा है कि आपके पास ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, एवरीथिंग इज नोन, दिस इज के को दूसरी तरफ ले जाके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दीजिए, विद दिस यू गेट d2x d2y एंड phi 2। ठीक है, ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि यू गेट यूज्ड टू दिस। सही हो गया, तो दिस इज बेसिकली इट। एक सवाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, यू कैन लुक एट इट, बट अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें हमारे पास एक फ्रेम एलिमेंट है, ठीक है, और एक ट्रस एलिमेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल ट्रस एलिमेंट। तो ट्रस एलिमेंट जो एल और एम की फॉर्म में हमारे पास के बन रहा था, इसकी वो वैल्यू होगी, और फ्रेम एलिमेंट का हमें अपना पता है क्या होता है। तो हमारे पास जो दो एलिमेंट्स बन रहे हैं दोनों की अपनी अपनी स्टिफनेस, K1 की फ्रेम की स्टिफनेस है, K2 की हमारे पास ट्रस की स्टिफनेस है। जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है दैट इज अ मर्जर ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये काम हमने पहले भी किया था ट्रस और स्प्रिंग के साथ। ठीक है, तो आपका ट्रस एलिमेंट प्लग इन होगा ग्लोबल में सिर्फ अपनी नॉन डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वहां पे, और जो बी में जो आपका फ्रेम एलिमेंट है वो अपनी जगह पे प्लग इन होगा। सही, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के 1 और 2 के ऊपर वी हैव 3 डिस्प्लेसमेंट्स ईच, तो वी हैव dx dy एंड phi 1 और 2 के ऊपर, और 3 के ऊपर वी ओनली हैव dx एंड dy बिकॉज दिस इज अ ट्रस एलिमेंट, तो यहाँ पे पिंड है, तो यहाँ पे phi के नहीं है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है दैट इज 3 + 3 + 2, तो 8/8 का आपके पास सिस्टम फॉर्म होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको गो थ्रू दिस थिंग एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, बट ऑफ कोर्स इसमें चीज़ें जो बीच की मिसिंग है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली ये वाला यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म हुआ हुआ है डायरेक्टली आफ्टर असेंबली एंड एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, द रिजल्ट इज देयर, सो यू कैन एक्चुअली go ahead and verify whether you get the same thing or not. ठीक, the frame element is covered in chapter number 5 of the book. ठीक है, लोगन की बुक के अंदर, तो दैट्स योर रेफरेंस फॉर सेल्फ स्टडी. ठीक है.